हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। काफी दिनों के बाद आज मैं लेक्चर अपलोड कर रही हूं। थोड़ा सा बीच में टाइम नहीं मिल पा रहा था, बहुत सारे काम एक साथ आ गए थे। मेरे कॉलेज में भी एग्जाम चल रहे थे, प्लस मेरे बेटे के भी एग्जाम चल रहे थे, तो उसको भी पढ़ाना था। इसीलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था और मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। बट नाउ आई एम बैक और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देखेंगे इसका क्या मतलब है, कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम किस टाइप की इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल, ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं इनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं, तो उसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है। उसके बाद मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ लिमिटेशन है, वो बताऊंगी। और उसके बाद हम देखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे सेट की जाती है। तो ये सारे ही टॉपिक हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। राइट। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाह रही थी कि अगर आपको मेरे चैनल पर कोई भी टॉपिक सर्च करना है तो प्लेलिस्ट में जा करके सर्च करिए। दैट वुड बी इजी, वो आसान पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, उन्हें पर्टिकुलर टॉपिक नहीं मिल रहा होता है। तो अगर आप वीडियोस में जाके सर्च करेंगे तो डिफिकल्टी होगी, वो जो पर्टिकुलर वीडियो है वो मिस हो सकता है। क्योंकि अब काफ़ी वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पे। तो इसीलिए जो रिलेटेड प्लेलिस्ट हो उसमें जाके सर्च करिए, तो वो आपके लिए इजी पड़ेगा। राइट। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करनी है, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियो। राइट। तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। आप सोच रहे होंगे टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मैं हिस्टोरिकल कॉस्टिंग क्यों कह रही हूँ। तो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग एक्चुअली क्या हुआ, जब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप हो रहा था तो इनिशियली जो है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का ही कॉन्सेप्ट था। दिस वाज द ओनली सिस्टम, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग सिस्टम ही अवेलेबल था फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट, फॉर असर्टिंग द कॉस्ट। कॉस्ट को डिटरमाइन करने का इनिशियल स्टेज पे जो मेथड अवेलेबल था दैट वाज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग सिस्टम, यही सिस्टम अवेलेबल था। ठीक है। देखिए मैंने यही लिखा है यहाँ पे, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। जो कॉस्ट अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट है, जो सिस्टम है, ये जब डेवलप हो रहा था तो इनिशियल स्टेज पे केवल हिस्टोरिकल कॉस्टिंग सिस्टम अवेलेबल था। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग सिस्टम मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन की जाती है। नाम है हिस्टोरिकल, यानी वो कॉस्ट जो एक्चुअल में हिस्ट्री में यानी पास्ट में जो खर्चा ऑलरेडी इनकर हो गया है, पास्ट में जो खर्चा ऑलरेडी इनकर हो गया है उसको इस सिस्टम में डिटरमाइन किया जाता था। ठीक है, दिस इज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग सिस्टम। पहले केवल यही कॉन्सेप्ट अवेलेबल था, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन थी। ये जो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग सिस्टम है इसकी कुछ लिमिटेशन थी। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग सिस्टम से कॉस्ट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। देयर इज नो बेसिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल करने का इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं था। देयर इज नो यार्ड स्टिक फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी, अगर एफिशिएंसी मेजर करनी हो तो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग सिस्टम से नहीं मेजर की जा सकती। ठीक है। प्लस ये इससे जो इंफॉर्मेशन मिलती थी वो लेट मिलती थी, क्योंकि जो खर्चे हैं, जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी इनकर हो जाएगी, इसके बाद ये कॉस्ट अवेलेबल होती थी, हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है। प्लस ये एक्सपेंसिव सिस्टम था, ठीक है, महंगा सिस्टम था, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन थी। तो इन्हीं लिमिटेशन को दूर करने के लिए, इन्हीं लिमिटेशन की वजह से एक न्यू कॉन्सेप्ट, एक न्यू सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग डेवलप किया गया जिसका नाम था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्रोच। ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग अप्रोच, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग यानी पहले खर्चा हो जाए उसके बाद उसकी कॉस्ट को डिटरमाइन करो। ठीक है। तो दिस वाज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग अप्रोच, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी जिसकी वजह से न्यू कॉन्सेप्ट आया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्रोच। ठीक है। और ये किस पे बेस्ड था, ये इसमें क्या करते थे, प्री डिटरमाइन कॉस्ट, यानी कॉस्ट को पहले से डिटरमाइन करते थे, प्री डिटरमाइन। ठीक है। एक्चुअल खर्चा होने से पहले कितनी कॉस्ट इनकर होगी
वो पहले से डिटरमाइन करते थे। दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्रोच, ठीक है। एंड दिस इज वेरी स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो टेक्निक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है कॉस्ट को कंट्रोल करने की, जिसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अभी मैं खैर आगे अभी और डिटेल में बताऊंगी, बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे जाने से पहले जरा हम समझ लेते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है। तो स्टैंडर्ड मतलब तो समझ रहे होंगे ना, स्टैंडर्ड मतलब वो नॉर्म, वो क्राइटेरिया, वो बेंचमार्क, कहते हैं ना स्टैंडर्ड सेट कर लिया, ठीक है, वो बेंचमार्क सेट कर लिया, या कह लीजिए वो यार्ड स्टिक, ठीक है, जिसके अगेंस्ट हम एक्चुअल को कंपेयर करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड यानी वो बेंचमार्क, वो नॉर्म, वो क्राइटेरिया, वो यार्ड स्टिक जिसके अगेंस्ट हम एक्चुअल को कंपेयर करते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। ये अभी मैं केवल स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में अगर मैं बीबीए या बीकॉम कोर्सेज की बात करूं, तो वहां पे पास का क्राइटेरिया क्या होता है बताइए। जनरली यूनिवर्सिटीज में बीकॉम या बीबीए के कोर्सेज में पास का क्राइटेरिया होता है 40% इन ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में 40% आना चाहिए, और एग्रीगेट में कितना आना चाहिए, 50% आना चाहिए, सारे सब्जेक्ट का मिला के 50% होना चाहिए। यही मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में होता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड मार्क्स है, कि स्टैंडर्ड मार्क्स इतने तो आने ही चाहिए। बीबीए या बीकॉम का जो स्टूडेंट है उसे पास होने के लिए स्टैंडर्ड इतने मार्क्स आने चाहिए। तो दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज द नॉर्म, दिस इज द क्राइटेरिया, ये वो बेंचमार्क है जो स्टूडेंट को इतना मार्क्स लाने ही है। फिर जब स्टूडेंट एग्जाम देता है तो उसके एक्चुअल मार्क्स आते हैं, फिर उस एक्चुअल मार्क्स को किसके साथ कंपेयर किया जाता है, ये जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है इसके साथ कंपेयर किया जाता है। सपोज करिए स्टूडेंट के एक्चुअल मार्क्स है 50%, ठीक है, और स्टैंडर्ड सेट किया गया था 40%, तो फिर एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे और फिर पता चलेगा कि स्टूडेंट पास है कि फेल है। तो यहाँ पे अगर 50% आया है एक्चुअल, तो दिस इज मोर देन द स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे स्टूडेंट पास है। बट अगर यही 40% से कम होता तो स्टूडेंट फेल होता, ठीक है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब नॉर्म, एक बेंचमार्क सेट करना, एक यार्ड स्टिक सेट करना, ठीक है, और एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है, दिस इज स्टैंडर्ड। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट की। तो अब आप समझ गए होंगे, स्टैंडर्ड अगर समझ में आ गया तो स्टैंडर्ड कॉस्ट भी आपको समझ में आ जाएगा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्ट वो टारगेट कॉस्ट है, वो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, वो खर्चा, वो कॉस्ट जो इनकर होनी चाहिए अंडर इफिशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशन। यानी अगर बाकी सारी जो कंडीशन, जो भी वर्किंग कंडीशन है ऑर्गेनाइजेशन में, वो अगर इफिशिएंट है, तो जितना खर्चा आना चाहिए, मटेरियल का, लेबर का, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी जितनी भी कॉस्ट है, वो जितनी आनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसी को स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, इट इज अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, ये पहले से डिटरमाइन की जाती है, एक्चुअल प्रोडक्शन होने से पहले, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होने से पहले ये कॉस्ट डिटरमाइन की जाती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये वो टारगेट कॉस्ट है जो एक्चुअल में होनी चाहिए, बट होती नहीं है हमेशा। देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड, के बीच में कुछ डिफरेंस तो रहेगा ही, ठीक है। फिर इसके बाद सीमा लंदन, सीमा इज चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। सीमा लंदन ने भी एक स्टैंडर्ड कॉस्ट की डिफिनीशन दी है, कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्ट है, इट इज अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है जो कुछ टेक्निकल एस्टिमेट्स पे बेस्ड होती है। ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करते हैं, कुछ टेक्निकल एस्टिमेट्स पे बेस्ड होती है, फॉर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। कॉस्ट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, हमने पढ़ा था ना, कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है जिसे कुछ टेक्निकल एस्टिमेट्स के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है, फॉर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड के लिए डिटरमाइन किया जाता है, फॉर सिलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर पूरी वर्किंग कंडीशन जो है, अगर प्रिस्क्राइब इफिशिएंट वर्किंग कंडीशन है, तो जो खर्चा होना चाहिए, जो टारगेट कॉस्ट इनकर होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसको स्टैंडर्ड कॉस्ट कहा जाता है। ये डिफिनीशन किसने दी थी, ये डिफिनीशन दी थी सीमा लंदन ने। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभार एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट अकॉर्डिंग टू सीमा लंदन।
तो इस टाइप से आपको एक मतलब इस टाइप से डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट इज टू लुक फॉरवर्ड एंड टू असेस व्हाट द कॉस्ट शुड बी। स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है ताकि फाइंड आउट कर सकें व्हाट द कॉस्ट शुड बी, कॉस्ट होनी कितनी चाहिए, चाहे मटेरियल की कॉस्ट, चाहे लेबर की कॉस्ट, जो भी खर्चा इनकर हो रहा है, व्हाट इट शुड बी, वो होनी कितनी चाहिए अगर वर्किंग कंडीशन इफिशिएंट है। अगर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन है, इफिशिएंट वर्किंग कंडीशन है, तो किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होने में मटेरियल का, लेबर का या जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये कितने होने चाहिए, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट से फाइंड आउट होता है। ठीक है, जबकि हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या था, व्हाट द कॉस्ट हैज बीन इन द पास्ट। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट में था कि क्या कॉस्ट इनकर हुई, क्या कॉस्ट एक्चुअल में इनकर हुई, ये हम हिस्टोरिकल कॉस्ट में पता करते थे। ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ये कहता है व्हाट द कॉस्ट शुड बी, कॉस्ट होनी कितनी चाहिए, फिर उसके बाद उसे एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं अपना मेन टॉपिक, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट को कंट्रोल करने की बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। हमने जब मैंने वो लेक्चर पढ़ाया था जिसमें आपको मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग ये जो सब्जेक्ट है इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को कंट्रोल करना। कॉस्ट को कंट्रोल करना, क्योंकि जितनी कॉस्ट कम उतना प्रॉफिट ज्यादा, ये बात तो ठीक है ना। जितनी खर्चा कम होगा उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो कॉस्ट को हमेशा एक लिमिट में रखना, कंट्रोल में रखना, ये बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक विच हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक है जो कॉस्ट को कंट्रोल में रखने में मदद करती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? इट इज अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है जहां पे स्टैंडर्ड कॉस्ट फाइंड आउट की जाती है, जहां पे सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट आर कंप्यूटेड, फिर उसको कंपेयर किया जाता है। देखिए लिखा है मैंने, फिर उसको कंपेयर किया जाता है विद एक्चुअल कॉस्ट। सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन की जाती है, फिर उसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर किया जाता है, और फिर दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला जाता है। और जो डिफरेंस होता है इसको क्या कहते हैं? दिस डिफरेंस इज कॉल्ड वेरिएंस। इस डिफरेंस को वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, एंड ये जो वेरिएंस है इसको एनालाइज किया जाता है और फाइंड आउट किया जाता है कि व्हाई दिस डिफरेंस अराइजेस, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये वेरिएंस आ रहा है, ये क्यों अराइज कर रहा है, और फिर उसके बेसिस पे कंट्रोल किया जाता है। तो दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम में ये सारे स्टेप फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन की, फिर स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर किया, फिर जो डिफरेंस आता है इसको कहा जाता है वेरिएंस, फिर इस वेरिएंस को एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है कि व्हाई दिस वेरिएंस अराइजेस, ये वेरिएंस क्यों अराइज किया गया, और उसके अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। एक साइंटिस्ट है ब्राउन एंड हार्वर्ड, इन्होंने भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम डिफाइन किया। इन्होंने कहा इट इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ये एक टेक्निक है कॉस्ट अकाउंटिंग की, जिसमें हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट और सर्विसेज। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की जो भी स्टैंडर्ड कॉस्ट है इसको कंपेयर करते हैं किससे? एक्चुअल कॉस्ट से। ठीक है, टू डिटरमाइन द इफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, ताकि हम वो जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो कितनी इफिशिएंटली परफॉर्म हुआ उसको डिटरमाइन कर सके। ठीक है, और अगर ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, यानी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, तो रिमीडियल एक्शन ले। ठीक है, तो दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ये होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं शॉर्ट में जल्दी से आपको बता देती हूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का अगर स्टेप पूछा जाए कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट की जाती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन की जाती है फॉर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। मटेरियल के लिए, लेबर के लिए, ओवरहेड के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन की जाती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है? एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, डिफरेंस निकाला जाता है, और इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? वेरिएंस। और हमारा जो अगला लेक्चर है वो इसी पर है, वेरिएंस एनालिसिस पे।
ठीक है, एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा आएगा वेरिएंस। फिर चौथा स्टेप क्या है, अब वेरिएंस को एनालाइज किया जाता है और रीजन फाइंड आउट किया जाता है कि वेरिएंस क्यों इनकर हुआ, और फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट, वेरिएंस के जो एनालिसिस की जो रिपोर्ट है, ये टॉप मैनेजमेंट को सेंड की जाती है ताकि करेक्टिव एक्शन लिए जा सके। ठीक है, तो दीज आर द सिंपल 5 स्टेप्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम है, ये उसके सिंपल से 5 स्टेप है। राइट चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम है, ये कहाँ पे एप्लीकेबल है? तो वो इंडस्ट्रीज जहां पे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बन रहा हो, ठीक है, जहां पे एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बन रहा हो, वो प्रोडक्ट जो रिपीटेटिव इन नेचर है, यानी सारे प्रोडक्ट एक जैसे बन रहे हो, ठीक है, सिमिलर प्रोडक्ट बन रहे हो, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बन रहे हो, और जो रिपीटेटिव इन नेचर हो, वहां पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर, स्टील इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्रोच यूज किया जाता है। ठीक है, जबकि जो जॉबिंग इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जॉबिंग इंडस्ट्रीज मतलब वो इंडस्ट्रीज जहां पे पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म होता है, जहां पर हर जॉब यूनिक होता है, हर प्रोडक्ट यूनिक होता है, ठीक है, हर प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट होता है, वहां पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम यूज करना वर्थ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हर टास्क अलग है, हर जॉब अलग है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इसीलिए उन इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है जहां पे सिमिलर प्रोडक्ट बन रहे हो, जहां पे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बन रहे हो, जहां पर जॉबिंग इंडस्ट्रीज हो, ठीक है, जहां पे हर प्रोडक्ट अलग हो, ठीक है, वहां पर हम इस सिस्टम को फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। दैट वुड बी कॉस्टली प्लस डिफिकल्ट, वो बहुत महंगा भी पड़ेगा और मुश्किल है, क्योंकि हर जॉब के लिए आप स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन करें, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहाँ पे अप्लाई किया जाता है? जहां पे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बन रहा हो। राइट, और आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट स्लाइड पर जाने से पहले, मैं एक इंफॉर्मेशन कह लीजिए या कह लीजिए रिकमेंडेशन देना चाहती हूँ। अगर आपके नोन में कोई भी 9th 12th 11th 12th का स्टूडेंट हो, तो आप उन्हें ये जो चैनल है स्टडी पॉइंट 0007, ये रिकमेंड कर सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत डिटेल में मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इको, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो इस चैनल को भी जरूर एक बार आप विजिट करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए। राइट, तो चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट। इसमें क्या डिफरेंस है? अधिकतर इसमें कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, उन्हें लगता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट इज सेम एज एस्टिमेटेड कॉस्ट। देखिए, एस्टिमेट करना मतलब होता है अनुमान लगाना, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट दिस इज नॉट सेम, ये सेम नहीं है, इनमें डिफरेंस है। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम फाइंड आउट करते हैं व्हाट द कॉस्ट शुड बी, कॉस्ट होनी क्या चाहिए, जबकि एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होता है? एस्टिमेटेड कॉस्ट में हम असेसमेंट करते हैं व्हाट द कॉस्ट विल बी, कॉस्ट क्या होगी, ठीक है, क्या होगी, क्या होगी और क्या होना चाहिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू। ठीक है, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट में क्या कॉस्ट हो सकती है, ये फाइंड आउट किया जाता है, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? व्हाट द कॉस्ट शुड बी, कॉस्ट होनी क्या चाहिए। और स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो एक प्लान्ड कॉस्ट है, ठीक है, जो डिटरमाइन की जाती है ऑन साइंटिफिक बेसिस, साइंटिफिक बेसिस पे फाइंड आउट किया जाता है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट सर्टेन लेवल ऑफ एफिशिएंसी, कुछ सर्टेन लेवल ऑफ एफिशिएंसी को ध्यान में रख के साइंटिफिक बेसिस पे इस कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट को। जबकि एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होता है? इट इज सिंपली द एवरेज ऑफ द पास्ट कॉस्ट, पिछले कुछ साल के जो पास्ट के फिगर है उनका सिंपली एवरेज लिया जाता है, और उसके बेसिस पे अनुमान लगाया जाता है कि आगे फ्यूचर में क्या ट्रेंड रह सकता है कॉस्ट का। तो दिस इज एस्टिमेटेड कॉस्ट, इन दोनों में डिफरेंस होता है, दिस इज नॉट सेम, ये सेम नहीं है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड कॉस्ट वर्सेस बजटरी कंट्रोल। आपने बजटरी कंट्रोल का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये जो दो कॉन्सेप्ट है काफी कुछ सिमिलर है। ठीक है, अगर आप बजटरी कंट्रोल पहले पढ़ चुके हैं तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी तक पूरा समझाया है, वो काफी कुछ बजटरी कंट्रोल से सिमिलर था।
ठीक है। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है ना, बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सबसे पहले तो ये दोनों ही मेथड है कॉस्ट को कंट्रोल करने के, ये दोनों कॉस्ट कंट्रोलिंग के टेक्निक्स हैं। इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं बट कुछ डिफरेंस भी हैं, तो वही अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सिमिलैरिटीज बता देती हूँ कि बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या सिमिलैरिटीज है। तो सबसे पहली सिमिलैरिटी है कि दोनों ही मेथड में, जो दोनों ही सिस्टम है, इनमें देयर इज ए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पे एक प्री डिटरमाइंड टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस सेट किया जाता है, ठीक है। दोनों में ही एक टारगेट परफॉर्मेंस सेट की जाती है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की जाती है दोनों ही मेथड में। फिर कंपैरिजन किया जाता है, एक्चुअल को विद द प्री डिटरमाइंड टारगेट के साथ कंपेयर किया जाता है दोनों में ही। फिर वेरिएंस निकाला जाता है, डिफरेंस निकाला जाता है एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में, और फिर उसी के बेसिस पे अगर ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है तो उसके बेसिस पे करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। तो बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दोनों में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज सिमिलर, जो तो यही है उनके पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी। लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल के बीच में। सबसे पहला जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, दैट इज जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है ये बेसिकली यूज किया जाता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग फंक्शंस के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट को यूज किया जाता है मेनली, ठीक है। लेकिन कभी कभार इसको मार्केटिंग फंक्शंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस में भी यूज किया जाता है। बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो सिस्टम है इसका जो बेसिक जो रोल है ना वो मैन्युफैक्चरिंग फंक्शंस में है, ठीक है। लेकिन जो बजट है, बजट इज अ वाइड कॉन्सेप्ट, ये एक वाइड कॉन्सेप्ट है। इट कवर्स द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बिजनेस। ये जो बिजनेस के जो डिफरेंट फंक्शन है, सेल्स है, जैसे परचेज है, प्रोडक्शन है, कैश है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सारे ही एरियाज में आप बजटरी कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं। आपने जब बजटरी कंट्रोल सिस्टम पढ़ा होगा तो आप वहां पे सेल्स बजट भी बनाते थे, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, आप ये सारे ही बजट बनाते थे और कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज करते थे बजटरी कंट्रोल में। तो वहां पे डिफरेंट फंक्शंस ऑफ बिजनेस को बजटरी कंट्रोल में कवर किया जाता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम है यहाँ पर मेनली मैन्युफैक्चरिंग फंक्शंस के लिए इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस दोनों के बीच में है कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम है दिस इज इंटेंसिव, ये इंटेंसिव है, इसका इतना वाइड मतलब कह लीजिए एप्लीकेशन नहीं है, बहुत वाइड नहीं है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इंटेंसिव है एज कंपेयर टू बजटरी कंट्रोल। लेकिन यहाँ पे डिटेल एनालिसिस होता है, जो वेरिएंस है उसका डिटेल एनालिसिस किया जाता है। जबकि अगर हम बजटरी कंट्रोल की बात करें तो दिस इज एक्सटेंसिव इन नेचर, ये बहुत वाइड है, एक्सटेंसिव है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस कवर किए जाते हैं। लेकिन जो अगर इंटेंसिटी ऑफ एनालिसिस की बात करें तो वो कम है एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्रोच। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्रोच के कंपेयर में यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ एनालिसिस है वो कम होती है बजटरी कंट्रोल में, ठीक है। तो दीज वे द टू डिफरेंसेस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम है इसके क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम का, दैट इज इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल। ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम है ये कॉस्ट को कंट्रोल करने का एक बहुत इफेक्टिव मेथड है। यहाँ पे कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है, इस मेथड से हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और कैसे कंट्रोलिंग की जाती है, बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है, फिर वेरिएंस निकाला जाता है, और फिर अगर अनफेवरेबल वेरिएंस है तो करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। तो इस तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। तो इट इज अ इफेक्टिव मेथड ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। दूसरा जो एडवांटेज है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, इट हेल्प इन प्लानिंग। ये प्लानिंग में मदद करता है, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड सेट करना, और स्टैंडर्ड हमेशा प्री डिटरमाइन होता है, अभी बताया था ना, प्री डिटरमाइन यानी पहले से डिटरमाइन किया जाता है। यानी यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो कंपेल होता है टू थिंक इन एडवांस। यानी यहाँ पर मैनेजमेंट पे कंपेल होता है कि वो आगे फ्यूचर के बारे में एडवांस में सोचे, पहले से सोचे, ठीक है। तो इट हेल्प इन प्लानिंग। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्लानिंग में मदद करता है, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग में मदद करता है। अगला जो तीसरा एडवांटेज है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वो ये है कि इट प्रोवाइड इंसेंटिव।
ये जो स्टैंडर्ड है इट प्रोवाइड इंसेंटिव एंड मोटिवेशन टू वर्क, ये एम्प्लॉयज को मोटिवेशन एंड इंसेंटिव प्रोवाइड करता है। क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम में कुछ स्कीम्स भी फॉर्मुलेट की जा सकती है कि रिवॉर्ड किया जाएगा उन एम्प्लॉयज को जो स्टैंडर्ड को अचीव कर लेते हैं, ठीक है, या उस स्टैंडर्ड को क्रॉस कर लेते हैं। तो एक तरीके से ये इंसेंटिव प्रोवाइड करने में भी इट हेल्प्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है इंसेंटिव, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर एम्प्लॉय भी कोशिश करता है कि स्टैंडर्ड को अचीव करे, तो इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग इंसेंटिव। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है दैट इज फिक्सिंग प्राइस एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम है प्राइस फिक्स करने में भी हेल्प करता है। प्राइस कैसे फिक्स होती है? इसमें क्या है, जो बेसिक कॉस्ट है उसमें क्या किया जाएगा, एक स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ प्रॉफिट को ऐड किया जाए, तो इससे क्या होगी, प्राइस फिक्स होगी। और पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, एडवांटेज है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, दैट इज इट फैसिलिटेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम है ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में भी मदद करता है। बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम है ना, ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में इफ देयर इज एन ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अगर कभी ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हुई, यानी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन से एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस कैन बी इजिली आइडेंटिफाई इन द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, नॉट कॉस्ट अकाउंटिंग, सॉरी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम में ये आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है, कि अगर ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है तो वो किस डिपार्टमेंट की वजह से और किस एम्प्लॉय की वजह से ये ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इनकर हुई है। तो एक तरीके से ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करने में मदद करता है, ठीक। नेक्स्ट जो एडवांटेज है इसका, इट फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम है इसमें देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हुआ, सेल्स डिपार्टमेंट हुआ, परचेज डिपार्टमेंट हुआ, डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने में मदद करता है, ठीक है। और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इफिशिएंटली वर्क तभी कर सकता है व्हेन देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट, जब डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। तो एक तरीके से ये मदद करता है कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने में। और जो लास्ट एडवांटेज है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का, वो ये है कि इट एलिमिनेट वेस्टेज। ये वेस्टेज कम करने में हेल्प करता है। जैसे, क्योंकि जब स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है ना, तो वेस्टेज कम होती है, चाहे वो मटेरियल की वेस्टेज हो, चाहे आइडल टाइम की वेस्टेज हो, चाहे मशीन आर लॉस हो, ठीक है, उसको रिड्यूस करने में, इस वेस्टेज को रिड्यूस करने में भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मदद करता है, ठीक है। तो दीज वेर द फ्यू एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, राइट। चलिए आगे हम देख लेते हैं, थोड़ी सी कमियां भी हैं, कुछ लिमिटेशन भी है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम की। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम है दिस इज एक्सपेंसिव, ये महंगा है। और अभी मैंने बताया था दिस इज अनसूटेबल इन जॉब ऑर्डर इंडस्ट्रीज। जॉब ऑर्डर इंडस्ट्रीज के लिए ये अनसूटेबल है। ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे यूनिक प्रोडक्ट बन रहा हो, जहां पे नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बन रहा हो, वहां पे इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। और वहां पे एक्सपेंसिव है, डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पे क्या है, हर प्रोडक्ट यूनिक है, आप कितनी बार स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो वहां के लिए ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन क्या है, कभी कभार क्या होता है, कुछ इंडस्ट्रीज में जो स्टाफ है वो कैपेबल नहीं है ऑफ ऑपरेटिंग द सिस्टम। इस सिस्टम को ऑपरेट करने, इस सिस्टम को रन करने में स्टाफ कैपेबल नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड लिमिटेशन। तीसरी लिमिटेशन क्या है कि कभी कभार क्या होता है, जो बिजनेस है मे नॉट बी एबल टू कीप स्टैंडर्ड्स अप टू डेट। देखिए ऐसा नहीं होता कि एक बार स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो अब हमेशा के लिए काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। दिस स्टैंडर्ड नीड टू बी रिवाइज टाइम टू टाइम, क्योंकि देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट अगर चेंज हो रहा है तो स्टैंडर्ड को भी रिवाइज करना पड़ेगा, अप टू डेट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो स्टैंडर्ड को रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज द थर्ड लिमिटेशन। चौथी लिमिटेशन क्या है कि ये जो स्टैंडर्ड है ये अगर इनएक्यूरेट, गलत सेट किया या अनरिलायबल स्टैंडर्ड सेट किया, ठीक है, जिसपे यकीन नहीं कर सकते, या गलत तरीका यूज किया, या कि जो भी टेक्निकल एस्टिमेट्स आपने यूज किए वो गलत थे, और जो स्टैंडर्ड सेट किया, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली वो अगर गलत है,
तब क्या होगा, उसका रिजल्ट भी मिसलीडिंग होगा, उसका रिजल्ट भी गलत होगा। ठीक है, तो इस चीज, ये भी एक लिमिटेशन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। नेक्स्ट क्या है, ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम है, दिस इज अ कॉस्टली अफेयर। ये कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, इसीलिए जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी कंपनीज है, वहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम जनरली आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो दीज वेयर द फ्यू लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है, तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ये था पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में। और ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है ना, ये मटेरियल के लिए, जितने भी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, मटेरियल के लिए, लेबर के लिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए, इन सब के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर अगले लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वेरिएंस एनालिसिस। तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।